बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारा जो टॉपिक है वो रिफ्रैक्शन है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में जो डिफरेंस है वो ये है कि अगर ये लाइट की एक रे आके हिट करती है किसी मीडियम को और उसकी दूसरी साइड पॉलिश्ड होती है तो ये इसी एक ख़ास एंगल से नॉर्मल से उसी एंगल पे वापस चली जाती है उसी मीडियम में। लेकिन अगर मीडियम जो है उसकी दूसरी साइड पॉलिश नहीं है, वो ऑप्टिक मीडियम है, कहने से मुराद ये है कि वो मीडियम जिसमें से लाइट गुजर सकती है, यानी कि उस वक़्त क्या होता है रिफ्रैक्शन। जब लाइट एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में पास करती है तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंट चेंज हो जाता है। किस तरह से चेंज होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। तो इस कंडीशन में या इस केस में हम देख सकते हैं कि जब ये लाइट की एक रे आगे हिट करती है तो ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रही बल्कि दूसरे मीडियम में चली जा रही है, क्योंकि वो ऑप्टिकल मीडियम है। यानी कि अगर ये इस एंगल पे जाके वो गुज़र जाती है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और ये एंगल ऑफ इंसिडेंट। हम देख सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर नहीं है, बल्कि इंसिडेंट ज़्यादा है रिफ्लेक्शन से। ये जो बनाया गया है ब्लू से कलर में, ये जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक शीशे को या वाटर को। वाटर ही हम समझ लेते हैं। तो लाइट इसमें चेंज हो गई है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हमने देखा कि एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के सेम नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि ये जो उसकी दूसरी साइड है वो पॉलिश नहीं होती, तो जो रे आती है वो उसमें से गुजर जाती है। अब देखिए रे, जैसे हमने पढ़ा एंगल चेंज हो जाता है, रे नॉर्मल की तरफ हो जाती है अगर वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है, और नॉर्मल से दूर चली जाती है अगर वो डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ आती है। तो इस तरह से ये वर्क करता है। डेंसर मीडियम इसमें वाटर हो गया और रेयर मीडियम हवा, मतलब हवा में से वो रे आ रही थी जो हमने पिछले केस में पढ़ी, तो जब डेंसर मीडियम में आएगी तो वो नॉर्मल की तरफ हो जाएगी, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट ज़्यादा होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। तो उसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंट, रिफ्रैक्शन और नॉर्मल जो है ये तीनों सेम प्लेन में होंगे, ये इसका फर्स्ट लॉ है। देन इसमें एक स्नेल्स लॉ आता है। एंगल ऑफ इंसिडेंट रिफ्लेक्शन के बराबर तो नहीं है रिफ्रैक्शन के, लेकिन स्नेल्स लॉ के मुताबिक एंगल ऑफ इंसिडेंट का अगर हम साइन लेते हैं, साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल ओवर साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल, तो वो जो है वो इक्वल होता है हमेशा एक कांस्टेंट के, जिसे n से लिखा गया है। ये स्नेल्स लॉ की डेफिनेशन है। तो इस तरह से वो कांस्टेंट ही होता है। अब हम देखेंगे लाइट रिफ्रैक्शन के बाद एंगल क्यों चेंज करती है। ये कुछ स्पीड ऑफ एयर, वाटर एंड ग्लास लिखी हुई है जो कि डिफरेंट है। तो इनकी स्पीड, एयर, वाटर और ग्लास में लाइट की स्पीड डिफरेंट होने की वजह से वो रिफ्रैक्ट होती है, मतलब उसका एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन चेंज होता है। तो ये स्पीड ऑफ लाइट की वजह से। इसकी एप्लीकेशन मैं एक नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन समझ आ जाएगी। उसके बाद है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमने पढ़ा अभी अभी स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में, तो हमें पता है 3 × 10⁸ होती है, लेकिन वो किसी ख़ास मीडियम में जाके चेंज हो जाती है। तो अगर स्पीड ऑफ लाइट को उसकी वेलोसिटी मीडियम में जो होती है उससे डिवाइड कर दें तो हमारे पास उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाता है, जो कि यानी कि उस मीडियम के लिए कांस्टेंट होता है। उससे हमें पता चल जाता है कि ये लाइट कितना डेविएट होगी, कहने से मुराद कितना रिफ्लेक्ट होगी। इसकी एक एप्लीकेशन है, ये देखें, 2 जगह पे फ़िश है। असली जो है वो नीचे है, लेकिन रिफ्रैक्शन की वजह से लाइट जो है हमारे इस तरह से पड़ रही है, और हम ये अज्यूम करते हैं, इंसान ये अज्यूम करते हैं कि लाइट हमेशा सीधी लाइन में ट्रैवल करती है। तो हमें जो मछली है वो, और इस केस में आप देखिए इंसिडेंट एंगल ज़्यादा है, रिफ्रैक्शन सॉरी इंसिडेंट कम है, रिफ्रैक्शन जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है। तो क्योंकि हम सपोज करते हैं कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, इस वजह से जो हमें मछली है वो ऐसे सीधी ही नज़र आती है इस जगह पे। तो हमें वो यहाँ पे फील होती है, हालांकि वो इस जगह पे नहीं होती। तो ये एक रिफ्रैक्शन की एक मिसाल है। तो जो शिकार करते हैं उनको इसका अच्छा आइडिया होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दरअसल जब एक लाइट ऐसे
स्ट्रेट आगे हिट करती है तो वो चेंज नहीं होती, उसका एंगल ऑफ इंसिडेंट रिफ्लेक्शन सेम रहता है अगर वो परपेंडिकुलर आके उस मीडियम को हिट करती है। जैसे कि ये फर्स्ट रे ये सीधी आ रही है तो ये सीधी ही चली जाएगी, इसमें इंसिडेंट रिफ्रैक्शन के सेम होगा, कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अब हमें पता है कि वाटर से अगर कोई रे बाहर जाती है तो उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि लाइट जो है वो डेंसर मीडियम से रेयर में जा रही है। तो जैसे कि ये सेकंड वाली जो रे है ये रिफ्रैक्शन के बाद इसका एंगल ज़्यादा हो जाएगा, नॉर्मल से दूर चली जाएगी, क्योंकि ये पानी से हवा या डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है तो इसका एंगल थोड़ा सा ज़्यादा होगा। अब हम एंगल ऑफ इंसिडेंट को बढ़ाते जाएंगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता जाएगा। हम ये थर्ड रे में देखें, डेंसर टू रेयर में जा रही है तो मतलब एंगल तो ज़्यादा ही आएगा रिफ्लेक्शन का। अच्छा, अगर हम इसके थर्ड वाले में देखते हैं, थर्ड जो इसकी एक वेव बाहर की तरफ जा रही है उसका एंगल हमने इंसिडेंट थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा दिया तो उसका एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्शन है वो आप देखें 90 डिग्रीज़ हो गया। वो इंसिडेंट एंगल जहाँ पे रिफ्रैक्शन का एंगल जो है 90 डिग्री हो जाए उसको हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। क्रिटिकल एंगल क्यों कहते हैं ये हमें फोर्थ वेव से आइडिया हो जाएगा, यानी कि अगर रिफ्रैक्टेड 90 डिग्री हो जाता है तो हम इसको क्रिटिकल एंगल कहते हैं। क्रिटिकल एंगल। अच्छा जी, तो अब हम इसे क्यों कहते हैं क्रिटिकल? अब ये देखें, इसकी जो फोर्थ वेव है वो जैसे ही आगे इसे हिट करती है तो उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो पहले वाले एंगल यानी कि जिसमें वो 90 डिग्री रिफ्रैक्शन हुई थी उससे ज़्यादा है। तो मतलब जो रिफ्रैक्शन का एंगल होगा वो 90 से ज़्यादा हो जाएगा। इस केस में क्या होगा कि लाइट जो है वो उस मीडियम से बाहर जाएगी ही नहीं। कहने से मुराद ये ऐसे जाएगी, 90 से एंगल ज़्यादा है तो वो इसी मीडियम में यानी कि वापस आ जाएगी, वो बाहर नहीं जाएगी। ये ऐसे रेज जो हैं ये बाहर किसी भी तरफ को मूव नहीं करेंगी, जस्ट 90 से ज़्यादा होने का मतलब है वो वापस उसी मीडियम में मूव कर जाएगी। तो इसको हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि सारी रिफ्रैक्शन जो है वो इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन, यानी कि सारी जो रिफ्लेक्शन है वो अंदर ही हो गई है। तो इस टाइप की रिफ्लेक्शन को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। हमारे पास 4 रेज थी जिसमें से दो तो सीधी कुछ एंगल पे बाहर चली गई, लेकिन एक 90 पे गई और उससे नेक्स्ट अगर एंगल बढ़ाया तो वो। उसके बाद है एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हम प्रिज्म को समझते हैं। प्रिज्म 3 साइडेड एक शीशे का बना हुआ है और ये यूज़ किया जाता है लाइट को 90 डिग्री या 180 डिग्री के एंगल पे रिफ्लेक्ट करने के लिए। लाइट का ग्लास का जो क्रिटिकल एंगल है वो 42 डिग्री है। तो अगर एक रे आके उसे हिट करती है 42 डिग्री से ज़्यादा पे, तो हमने पिछले में पढ़ लिया अगर क्रिटिकल एंगल से वो ज़्यादा हो जाती है तो उसको हम यानी कि वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है और वो उसी मीडियम में रहती है। क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास इज़ 42 डिग्री। सो अगर हम क्या करते हैं, हम एक रे को हिट करवाते हैं प्रिज्म पे 45 डिग्री पे, 45 डिग्री जो कि क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी। मतलब ये रे प्रिज्म से बाहर नहीं जाएगी बल्कि इसके अंदर ही मूव कर जाएगी। तो इस तरह की रिफ्लेक्शन को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, जो क्रिटिकल एंगल के ज़्यादा होने से, जैसे ये रे आगे हिट की और ये इस तरफ को चली गई। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है तो हमें पता है एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा।
हमारी जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो है ऑप्टिकल फ़ाइबर्स। ऑप्टिकल फ़ाइबर्स का साइज़ लगभग हमारे बालों के साइज़ का जितना होता है, यानी कि ये बहुत छोटे होते हैं और ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को यूज़ करते हुए लाइट को ट्रैवल करवाते हैं बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तक। इसका जो अंदर वाला हिस्सा होता है ऑप्टिकल फ़ाइबर का, उसे कोर कहते हैं, और इसके बाहर वाले हिस्से को हम क्लैडिंग कहते हैं। और क्लैडिंग जो है वो ग्लास या प्लास्टिक की बनी होती है, लेकिन उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत कम होता है। लाइट जो है वो एंटर होती है एक एंड से कोर के और वो दूसरे एंड पे हिट करती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे, यानी कि उसका जो एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है और वो दोबारा उसी कोर में ट्रैवल करती है, यानी कि रिफ्लेक्शन के ज़रिए। और इस तरह से वो कई किलोमीटर तक का सफ़र हम उससे करवा सकते हैं बगैर एनर्जी लॉस किए। इसका जो यूज़ है वो लाइट को या लाइट के सिग्नल्स को कई किलोमीटर्स तक हम मूव करवाने के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। ये कई किलोमीटर तक उसे मूव करवा सकती है और लॉस ऑफ एनर्जी भी बहुत कम होता है विदाउट स्मॉल लॉस, यानी कि उसमें जो लॉस है वो बहुत कम होता है। हम जितनी एनर्जी भेजते हैं या जितनी वो इंफॉर्मेशन भेजते हैं वो बगैर लॉस के वहाँ पे पहुँच जाती है। तो कोर एंड क्लैडिंग का ये यूज़ है, क्योंकि क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत कम है तो ये लाइट को बाहर मूव करने नहीं देता। नेक्स्ट है लाइट पाइप। ये हज़ारों ऑप्टिकल फाइबर से बना होता है और इसका इस्तेमाल होता है कि वो हिस्से जिस्म के जिन तक रसाई मुमकिन नहीं है बगैर ओपन किए उसको हम यानी कि मुंह से ऐसे एंटर करके उसकी इमेज बना सकते हैं। ये डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स यूज़ करते हैं हमारे यानी कि बॉडी पार्ट के इंटरनल इमेज हासिल करने के लिए, और इसको एक जगह से दूसरी जगह तस्वीरें सेंड करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि ये हमारे इंटरनल पार्ट की तस्वीर सेंड कर रही है, यानी कि वो इमेज बना रही है। उसके बाद हम बात करें एंडोस्कोप्स की, जिसके कुछ टाइप्स गैस्ट्रोस्कोप, सेस्ट्रोस्कोप हैं। गैस्ट्रोस्कोप जो है ये स्टमच यानी कि हमारे मैदे की हालत वगैरह की सर्जरी या उसके लिए इस्तेमाल होती है। सेस्ट्रोस्कोप जो है इसको ब्लैडर यानी कि यूरिन सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है उसका सारा प्रोसेस वगैरह देखने के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। और लास्ट है ब्रोंकोस्कोप, और इसका यूज़ किया जाता है हमारे गले और हमारे एयरवेज में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको दूर किया जा सके या उसकी तशख़ीस की जा सके। ये इसकी एप्लीकेशन नंबर। नेक्स्ट प्रिज़म में से जो रिफ्लेक्शन हो, प्रिज़म जो है वो ग्लास या प्लास्टिक वगैरह से बनाया जाता है। इस पे हम एक प्रिज़म स्टडी कर रहे हैं जो कि एक ट्रायंगुलर प्रिज़म है। उसमें लाइट हिट करती है और इस तरह से रिफ्लेक्शन के बाद वो एक एंगल पे डेविएट हो जाती है। लाइट जहाँ पे आगे हिट करती है वो पैरेलल नहीं होती जिस पे वो चेंज होती है, और उसमें से रिफ्लेक्शन के बाद वो दोबारा एक ख़ास एंगल पे चली जाती है। तो ये जो एंगल है इसको कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, यानी कि वो चेंज हो जाती है। और इसके साथ ये कंप्लीट हो जाता है।